हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के इस अद्भुत मंच पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5 को पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया। आज नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले काफी बच्चों का डिमांड होता है कि सर कक्षा 9 में हमने त्रिभुज अच्छे से पढ़ा नहीं है, कक्षा 9 में हमारे सर जी ने उनको अच्छे से उसको पढ़ाया नहीं, तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम दो वीडियो आपको अलग से बना के दे रहे हैं दोस्तों। एक तो सर्वांग समता के बारे में हमको आपको बताना है और एक समरूपता के बारे में। अर्थात मैं आपके बारे में आज बताऊंगा, यानी आज की लेक्चर केवल सर्वांग सम के बारे में रहने वाली है। अर्थात सर्वांग समता के आधार पे या किसी त्रिभुज को कैसे सर्वांग सम सिद्ध करें, तो आज मतलब मिला जुला के सर्वांग समता की सारी डाउट आपसे दूर करने वाले हैं। यदि आप अंत तक बने रह गए तो दोस्तों पूरे वादा के साथ कहते हैं कि आज के बाद सर्वांग समता की सारी कसौटियां आपके लिए दूर कर देंगे, अर्थात सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वांग सम क्या होता है और सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग सम क्या होता है, मैंने जैसे कहा कि एक दो एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा बिस्किट, देखा होगा ना बिस्किट। अगर एक बिस्किट के ऊपर दूसरी बिस्किट रख दी जाए तो दूसरी वाली जो बिस्किट होती है वो कभी नहीं दिखाई पड़ती है दोस्तों। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, यदि एक बिस्किट के ऊपर दूसरी बिस्किट रख दी जाए तो नीचे वाली जो बिस्किट होती है वो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता। तो एक बिस्किट दूसरे बिस्किट के सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम कहने का मतलब होता है दोस्तों कि यदि एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रख दिया जाए, यदि किसी एक आकृति को दूसरे आकृति के ऊपर रख दिया जाए और दूसरी आकृति उस आकृति को पूर्ण रूप से ढक ले, पूर्ण रूप से कवर कर ले, तो वो एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि एक पेज ले लें, एक पेज ले लें और उस एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख देते हैं दोस्तों, तो नीचे वाला पेज पूर्ण रूप से ढक जाता है। इसे हम कहते हैं एक दूसरे के सर्वांग सम है। अर्थात ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से कवर कर लेते हैं, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। और सर्वांग सम के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों? अब हम जानेंगे सर्वांग सम के कुछ कैसे आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। सबसे पहले दोस्तों सर्वांग सम की परिभाषा हम लिख लेते हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि सर्वांग सम की जो हमने आपको परिभाषा बताया वही चीज हमने व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा है। यदि एक आकृति के ऊपर कोई दूसरी आकृति रख देते हैं और दूसरी आकृति पहले आकृति को ढक ले तो वो दोनों आकृति सर्वांग सम आकृति कहलाती है। अब नोट पॉइंट में बताया गया कि सर्वांग सम के संबंध को सर्वांग समता कहते हैं। अभी आप ये जो संबंध है ना, जो ये वर्ड है दोस्तों, अभी आगे वाले वीडियो में, आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वांग सम का संबंध क्या होता है, यानी वो दोनों आकृतियां सर्वांग सम कैसे हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ी देर आप इंतजार कर लीजिए, अभी ये भी चीजें क्लियर हो जाने वाली है। फिर सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है बड़ा प्यारा सा सिंबल होता है दोस्तों। ये देखिए मैंने आपको बना के रखा है, दो ठो लाइन खींचना है, फिर उसके बाद ऐसे कर देना, तो ये सर्वांग समता का चिन्ह हो जाता है। फिर सर्वांग समता का जो उदाहरण होता है, कई सारे आपके उदाहरण देखने के मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे एक ही कंपनी का शेविंग ब्लेड, अर्थात जिस ब्लेड से हम लोग दाढ़ी बनाते होंगे, आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए काम लाते हो, फिलहाल कक्षा 12 के कक्षा 10 में जितने भी बच्चे होंगे
उन सभी बच्चों को तो अभी दाढ़ी नहीं आई होगी, कुछ बच्चों को आ गई होगी। तो शेविंग करने के लिए जो ब्लेड का उपयोग किया जाता है, वो ब्लेड अगर दूसरे ब्लेड के ऊपर रखते चले जाएं दूसरे ब्लेड के, तो दूसरा ब्लेड पहले वाले ब्लेड को पूर्ण रूप से ढक लेगा, वो एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। फिर एक ही पैकेट के बिस्कुट, एक ही पैकेट के जितने बिस्कुट रहते हैं वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं। ऊपर से देखोगे केवल पहला बिस्कुट दिखाई पड़ेगा और बाकी सभी बिस्कुट उसके नीचे रहते दिखाई नहीं पड़ते, वो सर्वांग सम है। फिर समान आकार और समान माप के त्रिभुज, समान आकार और समान माप के जो त्रिभुज होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ये एक त्रिभुज आप ले सकते हो दोस्तों। देखिए ये कोई एक त्रिभुज हो गया, ये एक कोई त्रिभुज हो गया जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी सी। अगला हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों, अगला लिखना चाहें तो पी क्यू आर, ये 7, ये 4, ये 5। तो हम यहां आराम से ये बता सकते हैं दोस्तों, यदि हम देख पा रहे होंगे तो ये इसकी जो ये वाली भुजा है इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, क्योंकि ये समान माप के समान आकार के दो त्रिभुज हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए इनकी जो प्रत्येक भुजाएं हैं एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। यदि हमको इनको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार दोस्तों हम लिखते हैं, इस प्रकार सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो आपके ये हो गए। अब हम बातें करने वाले दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो रेखाखंड कैसे सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे, या दो उनके कोण के हिसाब से कैसे सर्वांग सम होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड में सर्वांग समता। किसमें दोस्तों, रेखाखंड में सर्वांग समता। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जैसे अगर कोई पूछा कि भाई रेखाखंड में आप सर्वांग समता कैसे दिखाओगे, तो रेखाखंड में सर्वांग समता, रेखाखंड में सर्वांग समता, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने ये एक रेखा खींचा और ये एक रेखा की लंबाई आपने कहा कि भाई 5 सेंटीमीटर है, और आपने दूसरी रेखा खींच लिया और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। तो ये हम कह सकते हैं, अगर ये P है और ये क्या है Q है, या ये PQ है और ये MN है, तो हम कह सकते हैं कि जो PQ है और जो MN है, PQ और MN एक दूसरे के बराबर हैं। PQ जो है वो MN के क्या है, बराबर है, क्योंकि PQ का भी माप और MN का भी माप दोनों आपस में इक्वल है दोस्तों। अतः हम लिख सकते हैं कि PQ जो सर्वांग सम है वो MN के है, PQ सर्वांग सम है दोस्तों MN के। इस बात को हम यहाँ आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे यदि MN वाली रेखा PQ के ऊपर रख देंगे, यदि ये रेखा इस रेखा के ऊपर रख देंगे तो मुझे PQ वाली रेखा दिखाई नहीं पड़ेगी दोस्तों, इसलिए MN PQ के क्या है, सर्वांग सम है। इस प्रकार एक रेखाखंड दूसरी रेखाखंड के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अर्थात जब हम समान माप के दो रेखाखंड लेते हैं तो वो दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार हम यहां पर समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कोणों में सर्वांग सम कैसे होते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है कोणों में सर्वांग सम। किसमें दोस्तों, कोणों में सर्वांग सम। कोणों में सर्वांग समता। अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमको कोणों में सर्वांग समता कैसे लिखना होता है। जैसे मैंने कहा कि एक हम लोग बना लेते हैं कोण, यदि इनका नाम P रख देते हैं, इनका नाम Q, इनका नाम R, और ये एंगल बता देते हैं 30 डिग्री, और एक अगला एंगल बना देते हैं ABC और इसका भी बता देते हैं 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जो ये Q है, ये जो B है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। लिखेंगे
कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए बी सी। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों जो है 30 डिग्री के हैं। अगर हम इनको सर्वांग सम दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख देंगे, कोण पी क्यू आर सर्वांग सम है, कोण पी क्यू आर सर्वांग सम है कोण ए बी सी के। अर्थात ये जो दोनों कोण हैं, ये जो दोनों कोण हैं इनके क्या है, आपस में बराबर हैं, इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। अर्थात हम यहां से आसानी से ये समझ सकते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे तो हम उनको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस रूप में भी और इस रूप में भी लिखा जा सकता है। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करते हैं कि कैसे सर्वांग सम त्रिभुज को सिद्ध किया जाता है, कैसे दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। अर्थात अब जो हम बताने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सर्वांग समता की कसौटियां, सर्वांग समता के नियम। और काफी टीचर लोग जो है इसको छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको लेके चलेंगे और जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं। एक कहनाई है आप लोगों का प्यारे बच्चों, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे की टॉपिक को, सर्वांग समता की सारी कसौटियां को देखते हैं। कितनी कसौटियां ऐसी हैं जो हमारे प्यारे बच्चों को नहीं आने वाला है, देखते हैं आज। तो गाइस सर्वांग समता की जो नियम है, जो कसौटियां हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर्वांग समता की जो नियम है, सर्वांग समता की जो कसौटियां वो 4 ठो हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे 3 दिखाई पड़ रहे हैं। चौथे की चर्चा हम करेंगे जब हम इन तीनों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एस एस सर्वांग समता नियम क्या होता है। एस एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। एस, एक एस का मतलब साइड, एक एस का मतलब साइड, एक एस का मतलब साइड। साइड साइड का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। साइड 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 रूल, साइड 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 रूल। अर्थात इस नियम के अंतर्गत एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। हम यहां पर एक एक का एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल लेंगे और उसको जो है वेरीफाई करेंगे इस नियम से, क्या ये जो नियम है वो उस पे फॉलो करता है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो। संगत का मतलब होता है दोस्तों कि जो भुजा आप इधर ले रहे हो वो भुजा उसकी होनी चाहिए, जो भुजा आप इधर का ले रहे हो वो भुजा दूसरे त्रिभुज की भी होनी चाहिए। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले एक तो आपको उदाहरण समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपने एक ट्रायंगल बना लिया, क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक। ये नाम रख दिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल बना लिए, दूसरा वाला ट्रायंगल का नाम आपने रखा पी क्यू आर। आपने इसका भी 5 सेंटीमीटर रख दिया, इसका 4 सेंटीमीटर रखा, इसका 3 सेंटीमीटर रखे, इसका 5 सेंटीमीटर रखे। या तो हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ 5 सेंटीमीटर रख दें, यहाँ 4 सेंटीमीटर रख दें, यहाँ क्या रख दें, 3 सेंटीमीटर रख दें, तो अगर हम देख पा रहे होंगे तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के सर्वांग सम नहीं है। क्योंकि इनकी ये जो संगत भुजा है इसकी संगत भुजा के बराबर नहीं है। ये वाली तो इसके बराबर, ये वाली भी इसके बराबर नहीं है। अगर हम यहां पर क्या कर दें,
यहां पर 5 सेंटीमीटर कर दें और यहां पर दोस्तों क्या कर दे 3 सेंटीमीटर कर दें, तो हम देख पा रहे होंगे कि जो AB है वो PQ के बराबर है, क्योंकि AB की संगत भुजा PQ है और BC की संगत भुजा QR है और AC की संगत भुजा PR है। तो संगत का मतलब आप जरूर समझिएगा दोस्तों कि जो भुजाएं आप इधर ले रहे हैं वही भुजाएं इधर भी होनी चाहिए। तो बोलो दोस्तों AB किसके बराबर PQ के, AC किसके बराबर PR के, BC किसके बराबर QR के। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, साइड 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 रूल से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। लिखेंगे पहले इसको लगाने का तरीका कैसे होता है दोस्तों, इस रूल को हम लोग लगाएंगे कैसे। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC, अगला त्रिभुज कौन है, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB जो है वो PQ के क्या है, बराबर है। लगाने का तरीका सीखो दोस्तों, AB जो है वो PQ के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों दिया है या दोनों जो है 5 सेंटीमीटर है ना। देखिए ये दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर। आराम से अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई 5 ही सेंटीमीटर है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए जो AC है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है दोस्तों। AC जो है वो PR के बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर है। अगला जो BC है वो QR के बराबर है, BC जो है वो QR के बराबर, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है 3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, कौन सा रूल लगा है, साइड साइड साइड, साइड 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 रूल से, क्या दोस्तों साइड साइड रूल से त्रिभुज ABC सर्वांग समता का निशान, ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इस प्रकार दोस्तों हम SS अर्थात साइड 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 रूल लगाते हैं किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार साइड साइड रूल का हम लोग लगाते हैं। हमने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड पे हमने हाईलाइट किया था कि संबंध के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध रख रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है आपस में क्या है, बराबर हैं। इस प्रकार का संबंध है। तो मैंने बताया था ना कि सर्वांग सम के संबंध को ही सर्वांग समता कहते हैं। तो इन दोनों में सर्वांग सम होने की जो रिलेशन है, सर्वांग सम होने की जो संबंध है वो हम बता सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है दोस्तों, सर्वांग सम है। तो आई होप कि हमको उम्मीद करते होंगे कि आपको SS अर्थात साइड 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 रूल लगाने आ गया होगा। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे SAS, प्यारा सा रूल है, साइड एंगल। साइड का मतलब होता है भुजा, एंगल का मतलब होता है कोण। एंगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोण होता है। ध्यान से देखिएगा ये और ये साइड का मतलब होता है भुजा। तो भुजा और इसका भी मतलब आप लिख सकते हैं। तो भुजा क्या दोस्तों, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम ये क्या कहता है। इस प्यारे से नियम को समझने के लिए पहले हम उसको मूव कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने आपको एक बना के रखा है, ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज बना के रखा है, AOB POQ, AOB फिर उसके बाद POQ। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर दो भुजाएं आपको आपस में बराबर दी गई हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है, और ये वाला जो भुजा है इस भुजा के क्या है, बराबर है। ये देखिए बराबर के चिन्ह लगाए गए, अर्थात ये वाली साइड इसके बराबर है, BO जो है OQ के बराबर है, और AO जो है OP के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमको यहां पर दिखाना है दोस्तों, ये आपको पहले से दिया रहेगा, प्रश्न में ये चीजें दी रहेंगी कि ये अगर मान लेते हैं
कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अर्थात एओ जो है ओपी के बराबर है और बीओ जो है वो ओक्यू के बराबर है। और दोस्तों यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। एसएएस रूल क्या कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं के बराबर हो, क्या करा है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी दोनों त्रिभुज के जो अंतर्गत कोण है, यानी देखो भैया एक बार इस लाइन को फिर से, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं के अंतर्गत कोण एक त्रिभुज की चर्चा करा दोस्तों। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और अंतर्गत कोण आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो समझिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और किस रूल से? एसएएस सर्वांग समता नियम से। एक बार फिर से दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छी बातें यहां पर चलने वाली। दोस्तों देखिए एक बार फिर से हमने क्या कहा कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला कोण दूसरी त्रिभुज की दोनों भुजाएं और अंतर्गत कोण आपस में क्या हो जाए, सेम टू सेम हो जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और कौन से रूल से? एसएएस रूल से। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, यहां देखेंगे दोस्तों, देखिएगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी तथा अगला त्रिभुज है पीओक्यू। त्रिभुज पीओक्यू में सबसे पहला चीज यहां देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे एओ बराबर ओपी। क्यों बराबर है दोस्तों? क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। फिर बीओ बराबर ओक्यू, क्या, बीओ बराबर ओक्यू। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर। साथ में कोण 1 और कोण 2 क्या है, बराबर है। कोण 1 जो है कोण 2 के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण। अगला ध्यान से, अगला हमने क्या अभी हटा दिए थे, हाँ, बीओ बराबर ओ क्यू। क्यों बराबर है? ये 3 सेंटीमीटर। तो कौन सा? साइड एंगल साइड रूल से या एसएएस सर्वांग समता नियम से, एसएएस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ क्यू के। इस प्रकार दोस्तों साइड एंगल साइड के रूल का उपयोग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं एएसए सर्वांग समता नियम को। तो दोस्तों आपका जो तीसरी कसौटी है, तीसरी नियम क्या है, एएसए सर्वांग समता नियम अर्थात एंगल साइड एंगल रूल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, यानी जो दोनों कोण पे, यानी अंतर्गत का मतलब होता है वो दोनों कोण जिस भुजा पे बने हो भैया, उनके अंतर्गत आने वाली जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण तथा अंतर्गत भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। एक बार फिर से, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ये और ये, देखिए ये दोनों कोण ध्यान से देखिएगा, यहां लाइन मिलाइएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत कोण और दूसरी भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। और कौन से रूल से?
ASA सर्वांग समता नियम से। ध्यान से देखिएगा, क्या हमने बताया दोस्तों, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी त्रिभुज के भुजा के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी त्रिभुज की भुजा के बराबर हो और उनके दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। कैसे, देखिए यहां लिख सकते हैं, त्रिभुज AOC तथा अगला त्रिभुज है BOD। त्रिभुज BOD में आप सबसे पहला लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहला यहां लिखेंगे जो एंगल AOC है, एंगल AOC बराबर होगा DOB। एंगल DOB क्यों बराबर है दोस्तों, क्योंकि दोनों 30 डिग्री हैं। अगला देखिएगा, अगला देखेंगे ACO, एंगल ACO बराबर हो जाएगा DOB, या तो ऐसे लिखिए, ध्यान से देखिएगा, एंगल ACO लिखे फिर एंगल BDO, एंगल BDO क्यों दोनों बराबर हैं दोस्तों, 70 डिग्री। देखिए ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है ना, तो आप ये आप बता सकते हैं ये दोनों क्या है, ये 70 डिग्री, इसलिए दोनों आपस से क्या बराबर। दूसरा AC जो है वो किसके बराबर है, BD के। AC किसके बराबर है दोस्तों, BD के। क्या बराबर है, AC BD के बराबर है। ये आपको पहले से दिया है, तो कौन सा रूल लगाए, एंगल। देखिए दोस्तों ये आपका एंगल था, ये भी आपका क्या है, एंगल था, ये आपका क्या है, साइड। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, क्या दोस्तों, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज AOC सर्वांग सम होते हैं त्रिभुज BOD के। इस प्रकार आप ASA रूल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। आप उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आज की लेक्चर की इस वीडियो की अंतिम टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसे RHS सर्वांग समता नियम कहते हैं, अर्थात किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने की लास्ट कसौटी। तो ध्यान से देखते हैं दोस्तों, सर्वांग समता की लास्ट कसौटी जिसे आप RHS सर्वांग समता नियम के नाम से जानते हैं। R का मतलब होता है दोस्तों, यहां होता है राइट, क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल की बात होती है, राइट एंगल की बात होती है R का मतलब। और H का मतलब होता है हाइपोटेनस, क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस। और S का मतलब होता है दोस्तों साइड। हिंदी की बात करें तो इसका होता है समकोण कर्ण, समकोण विकर्ण भुजा, समकोण विकर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। अर्थात ये नियम सर्वांग सम, ये नियम समकोण त्रिभुज के लिए होता है। यानी यदि दो समकोण त्रिभुज हों तो उनको हम कैसे समरूप सिद्ध करेंगे, उनके लिए ये प्यारा सा नियम होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो यहां कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज के, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा, कर्ण तथा भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में इसका जो ये कोण B है, और जो कोण यहां इस त्रिभुज की बात करें तो कोण B और कोण Q समकोण है। कोण B और कोण Q क्या है, समकोण है, अर्थात दोनों 90 अंश के हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समकोण है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की एक कर्ण, कर्ण क्या होता है, ये बड़ी भुजा, ये दोनों त्रिभुज के कर्ण बराबर हो और एक साइड आपस में बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। देखो इसके कर्ण भी बराबर हैं और साइड भी बराबर हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम। इसे आप लिखोगे कैसे, लगाओगे कैसे, ये रूल लगाया कैसे जाता है दोस्तों, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा अगला त्रिभुज कौन है, त्रिभुज PQR में सबसे पहला लिखेंगे, और यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों,
कोण B बराबर कोण Q, क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों समकोण हैं। अगला लिखेंगे, अगला क्या लिखेंगे? AC जो होगा वो PR के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 4 सेंटीमीटर हैं। अगला जो AB है दोस्तों वो PQ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ देखिए ये राइट एंगल है जिसे आप समकोण कहते हैं, राइट एंगल। फिर उसके बाद ये आपकी हाइपोटेनस है अर्थात कर्ण है, और ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका भुजा है। तो हम लिखेंगे RHS, RHS सर्वांग समता नियम से। क्या दोस्तों? सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के। अगर आप RHS की हिंदी लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? समकोण, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। तो दोस्तों यही सब सर्वांग सम की कसौटियां थी, यही सारी चीजें नियम है। आपने 9 में ये सब सारी चीजें पढ़ी होगी, और जो प्यारे बच्चे इनको नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ से देखकर, इस वीडियो को देखकर वो सारे नियम को अपने दिमाग में, अपने आप में बैठा सकते हो दोस्तों। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो समरूपता के बारे में होगी। तब हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय 6, और देखते हैं हर एक बच्चों के लिए एकदम मक्खन बना के आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत। हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से अद्भुत मंच पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग केवल बात करेंगे समरूपता क्या होता है, समरूपता की कसौटियां क्या होती हैं। तो आज हम लोग समरूपता के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले दोस्तों। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्वांग समता के बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता क्या होता है। समरूपता मतलब होता है समान रूप वाला, समान आकृति वाला, अर्थात ऐसी कोई दो भी आकृतियां, ऐसी कोई दो आकृतियां जिसके आकार समान हो, अर्थात वो समान आकार के हो परंतु उनकी जो मापे हैं वो भिन्न भिन्न हो, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी दो आकृतियां ले ले, ऐसी दो आकृतियां ले ले जो कि एक समान हो, साथ में उनकी जो मापे हैं वो भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? समरूप आकृतियां कहलाती है। ऐसे उदाहरण की तरह से हम आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कि समरूप के बारे में और डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समरूप का उदाहरण क्या होता है। जैसे मैंने आपको लिखा क्या कि एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया? एक ट्रेंगल ले लिया, इसका नाम PQ, उसके बाद R रख लिए, उसके बाद एक छोटा वाला त्रिभुज बना लिए ABC। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि दोनों आकृति को हम लोग एक ही नाम से पुकारने वाले हैं, दोनों त्रिभुज ही कहा जाएगा। तो भाई मैंने आपको बताया ना, ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनकी आकार समान हो, जो कि एक जैसा देखने में लगे, जो कि एक जैसा देखने को लगे, और उनकी जो मापे हैं, उनकी जो भुजाएं की जो मापे हैं वो क्रमशः भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती। जैसे मैंने आपको एक और बना दिया, ये कोई सर्कल बना दिया और ये सर्कल बना दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, परंतु दोनों गोला ही है। दोनों क्या है? गोला है। तो भाई मैं क्या बता रहा हूं, ऐसी दो आकृतियां जो कि समान आकार के हो परंतु उनकी जो मापे हैं वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाती हैं? समरूप कहलाती हैं। चलिए हम अगला ले लेते हैं। अगला हमने जैसे लिया कि अगला क्या ले लिए, एक आयत की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं दोस्तों? ये आयत हो गया, फिर उसके बाद ये जो आयत है, ये दोनों जो है ये दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आकृति है वो समान है, परंतु जो इनकी भुजाओं का जो ये माप है, इनके भुजाओं का जो माप है वो आपकी भिन्न भिन्न है, इसलिए ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समरूप है। और एक आखिरी एग्जांपल आप समझना चाहते हैं, जैसे एक हमने क्या कर लिया, ये कोई एक लड़का है,
ये कोई एक लड़का है और ये भी कोई एक लड़का है, दोनों जो है एक की लंबाई जो है बड़ी है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। क्यों एक दूसरे के समरूप है? क्योंकि दोनों लड़के हैं, परंतु इनकी जो माप है वो अलग अलग है, एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। उम्मीद करते होंगे कि आपको इन एग्जाम्पलों से समरूप की डेफिनेशन जरूर क्लियर हो गई होगी। यदि आपकी समरूप वाली डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा तो हम समरूप के बारे में लिख लेते हैं। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार क्या हो, समान हो, जिनके आकार क्या हो, समान हो, आकार क्या हो, समान हो, परंतु आकार क्या हो दोस्तों, समान हो, परंतु जो मापे क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु मापे क्या हो, भिन्न भिन्न हो, परंतु मापे क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यही हमने आपको बताया था, यही चीज मैंने आपको लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आज की क्लास, क्योंकि पूरा जो अध्याय नंबर कक्षा 10 का जो 6 है ना, वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला। यदि आज आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया तो पूरे कक्षा 10 की जो 6वां अध्याय है ना, एकदम मक्खन हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर अगर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करें तो अगर हम समरूप का क्या करें, उदाहरण की बात करें, समरूप के उदाहरण यदि आप देखना चाहते हैं तो आप आराम से समरूप के कई उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे हमने क्या बोला, समरूप का जो उदाहरण होता है, सबसे पहला उदाहरण आप ले सकते हैं कि जितना वृत्त होता है, जितने गोले होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लिख सकते हैं सभी वृत्त जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी हमने समझाते समय ये बताया था, सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे क्या हो, छोटा हो, एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर चित्र बनाना चाहते हैं तो एक देखिए, ये वाला जो रेड कलर से मैंने वृत्त बनाया है वृत्त, और ये जो ब्लैक कलर से वृत्त बनाया है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। यदि हम कह दें कि इसका नाम आप ए रख दीजिए और इसका नाम बी रखिए, तो यहाँ ए जो है समरूप है, वृत्त ए लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिख सकते हैं, वृत्त ए समरूप है बी के, वृत्त ए समरूप है बी के। ठीक, अब आप कहोगे सर समरूप का चिन्ह आप बता दीजिए, तो हम आगे लिखेंगे ना समरूप कैसे लिखा जाता है। तो गाइस हम बात कर लेते हैं जो समरूप का चिन्ह होता है। किसका दोस्तों? समरूप का चिन्ह। यदि हम बात करें दोस्तों, यहां समरूप का चिन्ह क्या होता है, समरूप का चिन्ह। किसका दोस्तों? समरूप का चिन्ह। तो यदि हम समरूप का चिन्ह देखना चाहते हैं तो वो समरूप का चिन्ह कैसे होता है, इस प्रकार बनाया जाता है। जब भी कोई त्रिभुज या किसी भी को समरूप दिखाना होता है तो हम समरूप का चिन्ह इस प्रकार बना देते हैं। ये किसका चिन्ह होता है? समरूप का। तो इसे लिखना होगा तो लिखेंगे गोला ए, क्या? गोला ए समरूप है गोला बी के, या वृत्त ए समरूप है वृत्त बी के। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। ऐसे अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो दो त्रिभुज भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। जैसे आपने ये वाला बना दिया, ट्रायंगल एक बनाया, ये P और ये Q, ये क्या हो गया, R हो गया, और एक ट्रायंगल आपने दूसरा बना दिया, क्या बना दिए, ABC। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी इन दोनों में समरूप का रिलेशन है। एक शब्द यहां बनता है दोस्तों,
कि समरूपता क्या होता है। समरूपता क्या होता है? तो समरूप के संबंध को समरूपता कहते हैं। अर्थात कौन से संबंध से, कौन से रिलेशन से, किस रिलेशन के कारण ये दोनों समरूप हुए, उन्हें हम समरूपता कहेंगे। किस रिलेशन के कारण ये दोनों गोले समरूप हुए, उनके संबंध को, उनकी रिलेशन को हम समरूपता का नाम देते हैं। तो अगर हमको समरूपता परिभाषित करनी है कि समरूपता क्या होता है दोस्तों, तो हम आसानी से यहां से समरूपता की परिभाषा दे सकते हैं। क्या देंगे कि समरूप के संबंध को ही समरूपता कहते हैं। समरूप के संबंध को, समरूप के संबंध को समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? समरूपता कहते हैं। समरूप के संबंध को क्या कहते हैं? समरूपता कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों आपकी जो समरूप होता है, समरूप का उदाहरण, समरूप का चिन्ह, समरूपता किसे कहते हैं, वो आपका खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चर्चा करेंगे समरूप की कसौटियां। अभी यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है, जो कि आपकी अध्याय जो 6 है पूरा इसी टॉपिक पर रिलेटेड है कि किस प्रकार किसी दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया जाता है। उनकी सारी कसौटियां के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम उनकी कसौटियों की बारी बारी से चर्चा करेंगे और पूरे 100% वादा के साथ कहते हैं यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा दोस्तों, और यदि आपको समझ में आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस बात करते हैं समरूप की कसौटियां, अर्थात समरूपता का जो नियम होता है। काफी प्यारे बच्चों के लिए ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती है, अर्थात कठिन हो जाता है। तो उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमने आज आपको सारी कसौटियां अर्थात सारे नियम एक क्रम से लिख दिए गए हैं और बिल्कुल आसान भाषा में एकदम मक्खन के जैसा सारे कसौटियों को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले नियम को हम समझते हैं, जिसे हम कहते हैं SSS, साइड 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 रूल, भुजा 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 समरूपता का नियम। इसका शॉर्ट नेम होता है SSS समरूपता नियम से, अर्थात साइड 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 भुजा 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 समरूपता नियम। ये नियम आपको क्या बताता है? ये नियम ये बताता है, ध्यान से समझिएगा, इधर हम हर एक नियम का एग्जाम्पल लेने वाले दोस्तों, जिससे कि आपकी सारी डाउट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज कौन है? ABC, और अगला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या है? PQ और R। यदि मैं ये 2 मानूं, ये 4 मानूं, ये 3 मानूं, ये 6 मानूं और ये 5 मानूं, ये क्या मानूं? 10 मानूं, तो ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों त्रिभुज तब समरूप होने वाले हैं। एसएस रूल क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये आपसे क्या कह रहा है कि यदि किसी दो त्रिभुज की, या हम बात करें यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये नियम आपको ये बताता है। आइए हम यहां पर देखते हैं, देखिएगा ये जो AB है वो PQ का अनुपात है, अर्थात AB बटे क्या होगा? PQ। तो AB की वैल्यू कितनी है? 2 है और PQ की वैल्यू कितनी है? 4 है। अगर आप इसे हल करोगे तो 1 बटे क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार आप AC और PR को ज्ञात कीजिए, तो AC बटे जब PR ज्ञात करेंगे तो AC की वैल्यू 3 है और PR की वैल्यू 6 है। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, ये 1 बटे 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार आप जब BC और QR की वैल्यू निकालोगे तो 5 बटे 10,
कितना आ जाएगा 1/2। तो देखिए ये नियम आपको क्या बताता है कि जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होने वाले हैं। देखिए दोस्तों सबकी वैल्यू 1/2 आई है। लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। अतः यहां लिख सकते हैं तो एस एस रूल से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार हम एस रूल लगाकर किसी दो त्रिभुज को क्या करते हैं समरूप करते हैं। नियम ये है, फंडा ये है कि यदि कोई दो त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे समरूप होंगे। जैसा कि आपको यहां पर एक एग्जांपल लेकर समझाया गया। डियर बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको इतनी बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग नहीं पढ़ पाते, ये सारी चीजें छोड़ दिए जाते हैं। ये जो कि आपको सीखना है आपके साइंस में यानी फिजिक्स में काफी जगह इसका उपयोग किया जाता है समरूप का। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। एक बार आप परिभाषा को फिर से समझ लीजिएगा। इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज की संग जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात आपस में क्या हो बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं। आप इस एग्जांपल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फिर हम बातें करेंगे एस समरूपता नियम अर्थात साइड एंगल साइड समरूपता नियम क्या होता है। क्या हमने कहा साइड एंगल साइड रूल अर्थात एस समरूपता नियम क्या होता है। आप केवल यहां से समझिए दो त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना, केवल हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात की दो त्रिभुज आपको समरूप सिद्ध करना है तो भाई आप देखिए एस साइड है अर्थात इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो सेम टू सेम हो, डिट्टो वाला हो अर्थात बराबर हो और एक एंगल आपस में बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं। ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या कह रहा है। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज का एक कोण, एंगल मतलब होता है भैया कोण, एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के क्या हो बराबर हो। आइए इसके लिए भी एग्जांपल हम समझते हैं तब आपके सारे डाउट क्या होंगे क्लियर होंगे। ए बी सी पी क्यू आर ये हो गए। अब देखिए ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल हम क्या मान लेते हैं ये भी 60 है और ये भी 60 है। ध्यान से देखिएगा उन्होंने क्या बोला, ध्यान से, इस नियम के अनुसार एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के क्या हो बराबर हो। यहां लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, क्यों बराबर है क्योंकि दोनों जो है 60 डिग्री है। फिर आगे क्या करा, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों अर्थात इन कोणों को अंतर्गत करने वाली अर्थात इन कोणों के अंतर्गत आने वाली ये दो भुजा और ये दो भुजा, इस भुजा का अनुपात इसके और इस भुजा का अनुपात इसके दोनों आपस में क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं। अर्थात ये कह रहा है ए बी बटे पी क्यू, क्या दोस्तों ए बी बटे पी क्यू और अगला दूसरा क्या होगा ए सी बटे पी आर, ए सी बटे क्या पी आर, ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे क्या ए आर, दोनों का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं।
तो गाइस आप एक बात यहां देखिएगा, हमने एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो AB है वो PQ का अनुपात, AB और PQ का अनुपात और AC और PR का अनुपात आपस में बराबर हो और एक कोण आपस में बराबर हो, तो हम यहां से लिख सकते हैं दोस्तों SAS। कौन सा रूल लगता है? SAS। क्या लिखेंगे दोस्तों? SAS समरूपता नियम से, समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। ये बात आपको यहां पर आप इस प्रकार इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपको यहां सा थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो एक एंगल बराबर कर लिया और यहां एक साइड ही पाए। नहीं दोस्तों, ये देखिए, ये एक साइड को व्यक्त कर रहा है और ये एक साइड को व्यक्त कर रहा है, तो ये एक साइड का अनुपात कुछ आएगा और ये अनुपात आएंगे और ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी ये एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे, नहीं तो समरूप नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, यदि ये 3 है, ये 6 हो और ये 4 हो, क्या हो? 8 हो, तो 3/, जब 6 करोगे 1/2 आएगा और 4/8 करोगे तो भी 1/2 आएगा। इसलिए दोनों का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। तो SAS समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक बार परिभाषा को आप ध्यान से देखिएगा। इस नियम के अनुसार एक त्रिभुज का एक कोण जो कि 60 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, दूसरे त्रिभुज का कोण के बराबर हो, P जो आप देख रहे होंगे वो 60 है, बराबर हो, तथा इन कोणों के अंतर्गत, यानी इन कोणों के अंतर्गत आने वाली दो भुजाएं, ये और ये, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यही रूल आपको बताता है SAS समरूपता नियम। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड रूल की, AAA समरूपता नियम से। आपका कक्षा 10 का जितनी प्रश्नावली 6.2 है, प्रश्नावली 6.2, 90% सवाल इस नियम पे आधारित है। 90% सवाल आपका केवल AA समरूपता नियम से लगने वाला है। तो इसको आप एकदम मक्खन के जैसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। AA समरूपता नियम क्या कहता है? इसके लिए आपको एक डायग्राम बना देते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक एग्जाम्पल बनाते हैं, सॉरी एक त्रिभुज बनाते हैं और एक त्रिभुज यहां बना दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 40 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक, मान लेते हैं ये 60 डिग्री हो गए और ये 50 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 70 डिग्री। क्या हो गया? 70 डिग्री। अब हम क्या मानते हैं? यहाँ P मान लेते हैं, यहाँ Q मानते हैं, यहाँ R मानते हैं, ये भी 50, ये भी 60 और ये क्या मान लेते हैं? 70। अब हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करना चाहते हैं? समरूप सिद्ध करना चाहते हैं। किस वाले रूल से भैया? AA समरूपता नियम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कक्षा 10 के लिए। तो देखिए दोस्तों, AA समरूपता नियम क्या कहता है? ये कहता है इस नियम के अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के कोई दो कोण, कोई भी दो कोण, चाहे ये दोनों कोण, चाहे ये दोनों कोण, चाहे ये दोनों कोण, मतलब कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के कितनी दो कोणों के क्या हो जाए? आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अर्थात जो A है वो P के बराबर हो और B Q के बराबर हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि जब आप दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप एक रोटी को अगर 3 हिस्से में बांट रहे हो और दो लोग बराबर हिस्सा में पाते हैं, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक वो बराबर पाएगा। तो यही कंडीशन यहां भी होता है कि यदि किसी एक त्रिभुज के दो कोण, कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज वाले के दो कोणों के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यहां लिख सकते हैं दोस्तों, लिखेंगे क्या? लिखेंगे ऐसे लगाते हैं। लगाने का तरीका, त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में जो ये एंगल ए है, जो एंगल ए है वो एंगल पी के क्या है, बराबर है। क्यों है? क्योंकि दोनों ही 60 अंश के हैं। और एंगल जो बी है, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर है। क्या है भैया? दोनों 50 डिग्री हैं। अब आप देख पा रहे होंगे एंगल सी भी एंगल आर के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 70 डिग्री है। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? ए समरूपता नियम से, एंगल 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार आपका ये थर्ड वाला रूल भी समाप्त होता है। 90% प्रश्नावली 6.2 का 90% क्वेश्चन इसी रूल पे आपका लगने वाला है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम समरूपता कसौटियां की लास्ट नियम को पढ़ते हैं और लास्ट नियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आरएचएस समरूपता नियम क्या कहता है? कह रहा है, ध्यान से, सबसे नोट पॉइंट बात है कि आरएचएस जो समरूपता नियम होता है वो हम समकोण त्रिभुज के लिए लगाते हैं। किस त्रिभुज के लिए लगाते हैं? समकोण त्रिभुज को जब समरूप सिद्ध करना होता है, समकोण त्रिभुज को जब समरूप सिद्ध करना रहता है तो हम आरएचएस रूल को लगाते हैं। अगर वो समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम आरएचएस रूल वहां पर लगा नहीं सकते। क्या कर रहा है कि दो समकोण त्रिभुज में जैसे मैंने एक समकोण त्रिभुज ये बना दिया, ये वाले, ठीक, ए बी सी, इसमें बी समकोण है, और एक समकोण त्रिभुज हमने ये बना दिया, ये पी, ये क्यू और ये क्या है, आर, जिसमें क्यू क्या है, आपका समकोण है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि दो समकोण त्रिभुज में कर्ण का, दो समकोण त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्ण है और ये जो भुजा है, हम आपको केवल यहां बराबर नहीं लगा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, जो कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये नियम आपकी लास्ट है, ये नियम आपको आना चाहिए दोस्तों। क्या कर रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज, सबसे पहली बात तो दोनों त्रिभुज समकोण होने चाहिए, दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, समकोण होने चाहिए। और दो समकोण त्रिभुज में यदि एक त्रिभुज की जो कर्ण वाली भुजा है उस दूसरे त्रिभुज की कर्ण भुजा के अनुपात आपस में बराबर, अर्थात इसका और इसका अनुपात आपस में इक्वल हो, और इसका और इसका अनुपात आपस में इक्वल हो, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहली बात, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर, क्यों बराबर, दोनों समकोण हैं। अगला ए बी बटे पी क्यू, कभी आप लगाते समय दोस्तों ये नहीं गलती करेंगे कि ए बी का अनुपात इससे लेने लगे, इससे नहीं, जो भुजा आप उधर ले रहे हो वही भुजा इधर होगा। और साथ में ए सी बटे क्या हो जाए दोस्तों, ए सी बटे पी आर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों त्रिभुज के कड़ों का अनुपात, दोनों त्रिभुज के कड़ों का अनुपात और दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ लगा सकते हैं आरएचएस समरूपता नियम से। कौन से नियम से दोस्तों, आरएचएस समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। इस प्रकार दोस्तों आप आरएचएस रूल को समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसी वाणी के साथ आज की लेक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6 को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब आपको, यदि आप ये सारी वीडियो आपने देखा होगा तो प्रश्नावली 6.1, 2 जितनी भी चैप्टर हैं वो आपको एकदम हवा की जैसा आने लगेगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।